कांग्रेस ने जो 10 साल में किसानों के साथ किया है वो सभी सारी जनता के सामने है जी। नशे हमारी रानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। सिरसा की सड़कों का बुरा हाल है। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। हरियाणा के चुनावी जंग के बीच आज हम पहुंच चुके हैं सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र में और ये सीट काफी अहम सीट है क्योंकि इस सीट पर लड़ाई चौटाला परिवार वर्सेस चौटाला परिवार की है। यहाँ लड़ाई दादा पोते की लड़ाई है। यही नहीं, इस सीट पर जहां इन्हें लोग अपनी खोई हुई सीट को एक बार फिर से अपने कब्जे में करना चाहती है, तो इसके अलावा बीजेपी हो कांग्रेस हो इस सीट पर खाता खोलना चाहती है। लेकिन आखिर इस सीट पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, इंतजार 8 अक्टूबर का करना होगा। लेकिन उससे पहले हमने आपके लिए एक चुनावी मंच तैयार किया है। इस मंच के जरिए जहां नेताजी हमारे साथ मौजूद होंगे और साथ ही साथ जनता भी हमारे बीच में मौजूद होंगी जो नेताजी से सीधे सवाल करेगी। लेकिन वो नेताजी कौन है ये आपको प्रगति बताएंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और हमारे साथ आज मंच पर एक खास मेहमान मौजूद हैं। चौटाला परिवार की चौथी पीढ़ी भी है। INLD के रानिया सीट से प्रत्याशी हैं और मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अर्जुन सिंह चौटाला की। बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहले तो आपका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगी। आप प्रचार प्रसार खूब कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनके मुद्दों को समझ रहे हैं। कैसा माहौल आपको लग रहा है? क्या आपकी तरफ हवा दिखाई दे रही है? आज ही हमें लगभग 2 महीने हो गए। लगातार हम गांव-गांव जाने का काम कर रहे हैं, लगातार अपने साथियों से मिलने का काम कर रहे हैं, जन जन के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन ये जो काफिला है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन प्रेम प्यार सभी का, खास करके मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद, माताओं बहनों का आशीर्वाद और युवा साथियों का बड़ा साथ देखने को मिल रहा है। मैं तो अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे इतनी बड़ा एक जिम्मेवारी मिली, इतना बड़ा एक आशीर्वाद मिला और जन सेवा का एक मौका मुझे मिला। बिल्कुल, लेकिन देखिए अर्जुन जी, क्योंकि आप युवा हैं और एक युवा पीढ़ी नेता की तरफ, अपने नेता की तरफ टकटकी लगा के बैठती है कि अगर वो जीतते हैं तो उनके लिए सबसे पहले वो नेता क्या करने वाले हैं। तो आप अगर जीत जाते हैं रानिया से तो सबसे पहला काम क्या होगा जो आप जनता के लिए, युवा पीढ़ी के लिए करने वाले हैं? हमारी एक प्राथमिकता है। आज जहां हम रानिया की बात करते हैं, रानिया में कोई भी उद्योग नहीं है और ना केवल रानिया में बल्कि पूरे सिरसा जिला में पिछले 20 साल में एक भी नया उद्योग नहीं आया। अब जब उद्योग नहीं आएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बन पाती। जब अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती तो फिर वो युवा हमारा साथी कहीं ना कहीं भटकता है। आज इसके वजह से सबसे ज़्यादा जो खामियाजा हमें उठाना पड़ रहा है, हमारी पीढ़ी को जो उठाना पड़ रहा है, वो नशे की चपेट है। आज जिस जिले के अंदर बैठे हैं, जिस हलके के अंदर हम बैठे हैं, नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरी हमेशा से एक प्राथमिकता रही है कि इस नशे को जड़ से निकाल करके इसको ख़त्म करने का काम करेंगे। आप सुन करके हैरान होंगे कि पूरे रानिया हलके के अंदर एक भी नशा मुक्ति सेंटर नहीं है सरकार की तरफ से। मेरी एक प्राथमिकता है कि जिस दिन 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 को रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेरी एक प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द रानिया के अंदर नशा मुक्ति केंद्र भी बनाया जाए, साथ ही साथ उद्योग रानिया के अंदर लाए जाए। हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर उनको नए मिलने का काम करेंगे, उनको नए अवसर देने का काम करेंगे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देने का काम करेंगे। यदि कोई साथी हमारा बाहर जाता है पढ़ाई के लिए तो उसके अंदर उनकी मदद करने का भी काम करेंगे। चलिए, विजन आपका क्या है ये हमें पता चल गया, लेकिन क्योंकि जनता यहाँ पर है, हम उनसे भी बात करेंगे। उनके प्रत्याशी हमारे बीच मौजूद हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। चैलेंज और ज़्यादा बढ़ जाता है जब जनता का विश्वास ज़्यादा होता है। आप बताइएगा, क्योंकि रणनीत चौटाला भी मैदान में है, आपके रिश्तेदार हैं और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो रही है। आपको नहीं लगता कि इससे और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है? निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं, आपके खिलाफ मैदान में है। नहीं जी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और उसका एक कारण बताता हूँ आपको। भले ही हमारा परिवार एक है, हम जननायक चौधरी देवीलाल जी के सारे ही वंशज हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबकी विचारधारा एक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबकी सोच एक है। जहाँ सोच की बात आती है तो मेरे ख्याल से 19-20 का नहीं, 1 और 100 का फ़र्क आ जाता है। उनकी सोच बिल्कुल अलग है, हमारी सोच बिल्कुल अलग है। हमारी विचारधारा जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से जुड़ी हुई है। हमारी विचारधारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष के साथ जुड़ी हुई है। हमारी विचारधारा चौधरी अभय सिंह जी की मेहनत के साथ जुड़ी हुई है।
जहाँ लड़ाई आपकी विचारधारा की होती है तो वहाँ पर परिवार नहीं देखा जाता। हम यहाँ पर जनता की सेवा के लिए आए हैं। पहली प्राथमिकता हमारे जो रानिया के साथी, जो रानिया की जनता है, हमारा पहला दायित्व उनकी तरफ बनता है। जहाँ उनकी सेवा करेंगे तो फिर परिवार नहीं देखना, हमने लोगों के काम करने हैं, साथ रह करके कंधे से कंधा मिला करके हमने सेवा करनी है। लेकिन दिग्विजय चौटाला भी उनका समर्थन कर रहे हैं और उनके लिए जनता के बीच जाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए जी, दिग्विजय की थोड़ी सी मजबूरी है। अब क्या है कि दिवाली में तो उसको कोई प्रोग्राम दे नहीं रहा और ना ही उनको कोई बुला रहा, तो बेचारा क्या करे, वो फिर कहीं इधर उधर और घूमेगा। उसके आने से ना आने से, दोनों ही बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन सर क्योंकि 2019 की अगर हम बात करते हैं तो ये सीट रणजीत सिंह चौटाला ने जीती है। क्या इस बार आप इसे नहीं मान रहे कि फाइट काफी टाइट रहने वाली है? और साथ ही साथ सवाल ये भी होगा कि आपको ये नहीं लगता कि राजनीति के कारण कई रिश्ते जो हैं वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए जी, हमने हमेशा उनका मान सम्मान करा है और हमारे कार्यकर्ता ने भी, चाहे 2019 की बात हो, उस समय हम यहाँ से नहीं लड़ सके टिकट, हालांकि हमने उन्हीं को दी थी। अब उनके मन में क्या बात आई, क्यों उन्होंने वापस करी, क्यों वो निर्दलीय लड़े, वो जाने। लेकिन हमने अपनी तरफ से उनको मान सम्मान देने का काम करा, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको मान सम्मान देने का काम करा। लेकिन मैं आज एक चीज़ बड़ी खुल के कहना चाहूँगा, हमारी प्राथमिकता और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जान इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता में बसती है। उनका अपमान हुआ है, कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है, रानिया में रहने वाले लोगों का अपमान हुआ है। आज जब कोई मंत्री बनता है तो लोग, जैसे कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि भाई लोग एक बड़ी उम्मीद लगाते हैं, उसी प्रकार से उनसे लोगों ने बहुत उम्मीद लगाई। लेकिन उनको बदले में क्या मिला? किसी के ऊपर बिजली के विभाग के छापे पड़े, किसी के ऊपर 302 के मुकदमे हुए, लोगों को सताया गया, लोगों की बदलियाँ करी गई, लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया गया, प्रेशर टैक्टिक्स करी गई। देखिए, ये गंदी राजनीति है, लोग इसको अप्रिशिएट नहीं करते। लोग चाहते हैं एक स्पष्ट जवाब। कोई हाँ कह के बाद में हम्बे कर दे तो ये लोगों को पसंद नहीं आता। और ख़ास करके जहाँ चौटाला एक नाम जुड़ जाता है, लोग उम्मीद करते हैं भाई जो इंसान अपनी बात कहेगा उसी बात को पूरा करेगा। उन्होंने अपनी कई भी बातों को पूरा नहीं किया और उसी वजह से आज उनको खामियाजा तो भुगतना पड़ रहा है। जहाँ आपको लगता है कंपटीशन है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, रानिया की जनता आपको विश्वास दिला सकती है, ये चुनाव एक तरफा इंडियन नेशनल लोकदल के पक्ष में और बीएसपी के पक्ष में जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि इस बार चुनाव एक तरफा रहने वाला है? क्योंकि अगर हम 2014 से बात करें, अब तक इनेलो का जो वोट बैंक है वो काफी खिसकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस बार आप लोग काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि एक तरफा चुनाव जीतने वाले हैं। क्या इसके पीछे की वजह, आखिर इतनी आश्वस्त क्यों? देखिए जी, एक तो मैं आपको रानिया का इतिहास बताऊंगा। तो यहाँ पर जो ये गांव है, जितने भी इस हल्के के अंदर गांव लगते हैं, ये पुराने भी, हमारा हमेशा से जुड़ाव जननायक चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा के साथ रहा है। आज तक चाहे रानिया की बात करें, उससे पहले परिसमन से पहले भी जो सीट थी रोड़ी की थी, उसके अंदर एलनाबाद के भी गांव आते, इसमें सिरसा के भी गांव आते, अन्य गांव आते, कभी भी इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ से हारी नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब से चुनाव हुए हैं, जब से हरियाणा के अंदर चुनाव हुए हैं, आज तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब इंडियन नेशनल लोकदल नहीं जीती। एक बार मेरे ख्याल से 1972 की बात है और दूसरी बार 2019 की बात है। उसके अलावा हमारा संगठन हमेशा बड़ी मजबूती से यहाँ पर खड़ा रहा है। और पिछली बार भी, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लोगों में एक कन्फ्यूजन थी, उसके बाद वो कन्फ्यूजन बढ़ के एक आस बनी। हाँ, ज़रूर वोट बैंक में कोई असर आया होगा, लेकिन वो इसलिए आया था क्योंकि पार्टी को नुकसान हुआ था, पार्टी के 2 फाड़ हुए थे। जो लोग अपना हिस्सा पार्टी में से मानते हैं कि जेजेपी टूटकर जो बनी है इनेलो से, इसका खामियाजा इनेलो को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल भुगतना पड़ा जी। देखिए, हमारा कार्यकर्ता एक विश्वास के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे कार्यकर्ता को ये विश्वास था कि जो मेरे बड़े भाई हैं वो जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलेंगे, जन जन के बीच में जाएंगे, लोगों के काम करेंगे, लोगों के सुख दुख में बैठेंगे। एक नेता का सिर्फ ये दायित्व नहीं है कि चंडीगढ़ बैठे और कोई कानून बनाए। कानून किसके लिए बनाए जाते हैं? आम जनता के लिए बनाए जाते हैं। विकास के कार्य किसके लिए कराए जाते हैं? आम जनता के लिए कराए जाते हैं। जब आप आम जनता में ही नहीं जाओगे, आप आम जनता से मिलोगे नहीं, तो फिर आप किसके लिए काम कर रहे हो? अर्जुन जी, लेकिन अगर हम आंकड़ों की और डेटा की बात करें तो कांग्रेस मानती है कि उसकी लड़ाई बीजेपी से है, बीजेपी मान रही है कि हमारी फाइट भाई कांग्रेस से है। लेकिन ये हम भी समझते हैं, जनता भी जानती है कि बात चाहे जेजेपी की हो या फिर बात इनेलो की हो, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका हो जाती है। एज अ किंग मेकर लास्ट में कौन उभर के आ रहा है? आपको क्या लगता है, आपका कंपटीशन किससे है? बीजेपी से है, कांग्रेस से है, जेजेपी से है, किससे है? हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। हम एक विचारधारा की पार्टी है।
हमारा दायित्व जननायक की चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को इस प्रदेश में आगे बढ़ाने का है। उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हर मजदूर, हर किसान के सुख दुख में जाकर के उनकी समस्याओं को हल करने का है। हम किसी के साथ कोई द्वेष के साथ नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल राइवलरी नहीं है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। अच्छा, इस बार बसपा के साथ गठबंधन में आप चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में हैं, लेकिन अगर हम बीएसपी की भी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है किस तरीके से ग्राफ बीएसपी का घटा है। हम लोकसभा चुनाव की बात करें, अब अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो कितनी मजबूती बीएसपी के साथ से आपको इस चुनाव में मिलने वाली है? कितना वो वोट बैंक रहेगा, वोटर्स कितने रहेंगे, क्या समझ पा रहे हैं आप इससे? देखिए जी, मैं एक चीज़ ज़रूर कहनी चाहूँगा। आपने इससे पहले आंकड़ों की भी बात करी थी, थोड़े बहुत आंकड़े मैं भी आपके आगे रखना चाहूँगा। एक समय था जब पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर बीजेपी की केवल 2 सीटें आई थी। एक समय था जब पूरे हरियाणा के अंदर, जब जननायक चौधरी देवीलाल जी की लहर थी, तो कांग्रेस की केवल 3 सीटें आई थी। इसका मतलब यही नहीं होता कि किसी की 3 सीटें आई, किसी की 2 सीटें आई तो वो ख़त्म हो गया। हमारी भी 1 सीट आई थी। ये मायने नहीं रखता कि आपकी सीट कितनी आई है, ये मायने रखता है कि आप में लड़ने की, संघर्ष करने की कितनी क्षमता है। वो क्षमता हमारे अंदर है, क्योंकि हमें विरासत में कोई राज्य नहीं मिला, हमें विरासत में कोई बड़ा कोई वो नहीं मिला। हमें विरासत में मिला है संघर्ष, जननायक चौधरी देवीलाल का संघर्ष। हम संघर्ष करेंगे। एक कहावत है, ये नहीं मायने रखता कि लड़ाई कितनी बड़ी है, ये मायने रखता है कि लड़ने वाला कौन है। लड़ने वाले चौधरी अभय सिंह जी हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि क्षमता के साथ, संघर्ष के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। प्रेम और प्यार भी मिलेगा, सुख दुख में भी जाएंगे, सभी साथियों को साथ लेकर के चलेंगे। प्यार भी मिलेगा, विश्वास भी मिलेगा और जीत भी मिलेगी। लेकिन अर्जुन जी देखिए, अभी जनता के बीच में भी जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल ये भी होंगे कि आपने कहा कि विचारधारा की पार्टी है और मजबूती के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन अभी देखिए चुनाव में काफी कम समय रह गया है। क्या ऐसे मुद्दे आपके रहे कि आपको पूरा भरोसा है कि जनता इस बार जो है पूरा भरोसा मुझ पर, मेरी पार्टी पर दिखाने वाली है? देखिए जी, आज हम सिरसा जिले के अंदर बैठे हैं। जब मुद्दों की बात करी जाती है, हालांकि ये मैं नहीं होता बताने वाला मुद्दे कौन है, ये जनता बताने वाली है कि मुद्दे क्या है। हमारा दायित्व ये नहीं बनता कि अपने मुद्दे लेकर के लोगों के बीच में जाए। हमारा दायित्व बनता है कि जो जनता हमारे, भरोसा कैसे करें, जो जनता हमें जिम्मेदारी देंगी, हम उस जिम्मेदारी को आगे निभाएंगे। आपने भरोसे की बात करी तो मैं आपको उसके ऊपर भी इतिहास गवाह है, मैं आपको इतिहास की चीज़ बताऊँगा। जनता ने जननायक चौधरी देवीलाल जी के ऊपर भरोसा करा था कि बुजुर्गों की पेंशन बनाई जाएगी। उन्होंने उस पेंशन को बढ़ाने का काम करा, बुजुर्गों को मान सम्मान देने का काम करा, कन्यादान की राशि 5100 करने का काम करा, लोगों के बिजली के बिल माफ़ करने का काम करा, किसानों के कर्जे माफ़ करने का काम करा। ये विश्वास था लोगों में का, और जननायक चौधरी देवीलाल जी ने उस विश्वास को पूरा किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब सत्ता में आए तो इस प्रदेश का किसान का उनके साथ एक विश्वास था। प्रदेश के किसान को ये विश्वास था कि जिस तरह से जननायक चौधरी देवीलाल जी ने हर किसान को मजबूत करने का काम करा, वैसी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी करेंगे। और ये सच्चाई है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आप कार्यकाल उठा के देखिए, आज भी मंडियों के अंदर वो भाव नहीं मिल रहे जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के कार्यकाल में मिलते हैं। आप कैसे लोगों की लाइफ सरल करने वाले हैं और किसान के लिए क्या करने वाले हैं? क्योंकि किसानों की बात आप करते हैं, और जिस तरीके से अभी, क्योंकि किसानों की भी उम्मीदें आपसे लग गई है, तमाम बड़े वादे, तो अब क्या करेंगे? क्योंकि किसान कैसे भरोसा आप पर करे कि आप जीत कर आते हैं तो उनके लिए कुछ बड़ा और अलग जो बाकी पार्टियां नहीं कर पाई है वो करने वाले हैं। देखिए जी, खेती के अंदर जहाँ किसानों की बात होती है, हमारी 2 प्राथमिकता है। एक, फसल की जो खरीद है उसको सरल बनाना है। सरल का मतलब है जो ये पोर्टल है, इन पोर्टल्स को ख़त्म करना है। भाई जब किसान ने अपनी गिरदावरी करा ली, सारा कुछ करा लिया, ठीक है, ज़मीन उसके नाम पर है या फिर वहाँ पर वो बिजाई कर रहा है, सारा काम कर रहा है, जब वो मंडी में अपनी फसल लेके जाता है तो आज के ज़माने में सरकार ने हर फसल के ऊपर एक लिमिट लगा रखी है। किसान के पास से ज़मीन कितनी भी हो, एक लिमिट है कि वो सिर्फ इतनी ही फसल मंडी में बेच सकता है, बाकी उसको प्राइवेटली बेचनी पड़ती है। सभी को ये पता है प्राइवेट मार्केट के अंदर फसलों के दाम नहीं मिलते। हम इस पोर्टल सिस्टम को खत्म करेंगे। जो ये लिमिट लगाई गई है फसल की खरीद, बीजेपी तो ये कह रही कि पोर्टल आने से लोगों की जिंदगी आसान हुई है। ना जी, किसी की नहीं हुई, लोग परेशान हो गए। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक नया पोर्टल बनाया गया आपके यूरिया के लिए। अगर किसी को यूरिया चाहिए, डीपी चाहिए, तो उसके लिए एक नया पोर्टल बनाया गया। अब जब आप यूरिया लेने जाओगे, पहले तो जी पैक्स के थ्रू बड़े सरल तरीके से हर किसान के पास जितनी ज़मीन है उस हिसाब से उसको दिया जाता था। अब सब पे लिमिट बना देगी
कहीं 2 कट्टों की, कहीं 3 कट्टों की, इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। कहीं 1 कट्टे की लिमिट बना दी गई। और उसके अंदर भी अगर आपको यूरिया चाहिए तो पहले आप जाएंगे पोर्टल पर, आप पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे, आप पोर्टल पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे और पोर्टल भी ऐसे आपसे सारा कुछ पूछेगा। कहाँ कहाँ के ऐसे सवाल, आपके परिवार के, आपके उसके, आपकी आमदनी के, हर तरह के जो जिन सवालों का कोई मायने ही नहीं है, ये सारे सवाल पूछता है पोर्टल। फिर उसके बाद जब आप लेने जाते हैं, आपको बतौर अपने फिंगरप्रिंट के साथ आपका फिंगरप्रिंट स्कैन होता है, फिर आपको कट्टा मिलता है। अरे कोई यूरिया लेने जा रहे हैं, कोई सोना चांदी खरीदने जा रहा है जो इतनी सिक्योरिटी, इतनी सख्ताई कर रखी है। एक बड़ी सिंपल चीज़ है जी। सरल का मतलब होता है जितना ज़्यादा हो सके एक्सेसिबिलिटी देना। यह एक्सेसिबिलिटी ही है जिसकी वजह से पहले हरियाणा का किसान हमेशा खुशहाल रहा है, और ये एक्सेसिबिलिटी को जो बीजेपी ने ख़त्म करा है, इसी की वजह से आज इनका इतना ज़्यादा विरोध है। जब लोगों के लिए आपने कानून बनाने हैं, कानून अपने लिए बनाए जाते हैं कि लोगों के लिए? लोगों के लिए बनाए जाते हैं। जब लोगों की डिमांड ही नहीं है पोर्टल की, जब लोगों की डिमांड ही नहीं है इतनी सख्ताई की, तो फिर आप क्यों लेके आ रहे हैं? लोगों की हमेशा से डिमांड रही है कि इसको सरल बनाया जाए, एमएसपी को लाया जाए। ये दोनों डिमांड नहीं सुनी सरकार ने, सरकार इसके विपरीत जाने का काम करा। इस वजह से आज इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी कितनी कमियां गिनवा दी है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जो इनेलो है वो बीजेपी की भी पार्टी है। देखिए, इस पे मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। एक ना लोमड़ी थी और उसको ना एक अंगूर की बेल दिखी, तो उस लोमड़ी ने बड़ी कोशिश करी, बड़ी कूदी कि भी कैसे ही वो तेरे को अंगूर मिल जाए, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई उन अंगूरों तक। तो फिर आखिरकार उस लोमड़ी ने आके कह दिया, भाई अंगूर तो खट्टे हैं इसलिए मैं नहीं गई। आप एक चीज़ मेरे को बताइए, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, भारत इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हर इंसान का हक है कि वो अपना वोट कहाँ पर देगा। मेरे कहने से वोट नहीं देंगे। आज मैं आपको बोल दूँ इसको वोट देंगे, आप क्या देंगे? जनता सब जानती है, जनता को सब दिखता है। लोग कांग्रेस को नहीं देना चाहते वोट, लोग बीजेपी को नहीं देना चाहते वोट, लोग हमें देना चाहते हैं वोट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत देर से जो जनता है वो वेट कर रही है। सबसे पहले चलिए आपके पास ही आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा रानिया कितना बदलाव हुआ है 5 सालों में, क्या जरूरत है, क्योंकि बुजुर्ग हैं आप, तो आपने हालात पहले भी देखे होंगे। अब कितना बदलाव है जरा ये बताइए, क्योंकि क्या स्थिति रानिया की बीते 5 सालों में आपने देखी है, क्या बदलाव और क्या अभी बदलने की जरूरत है? कोई कुछ नहीं हुआ रानिया 5 साल के अंदर, कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं है, ना बदलाव, कोई काम नहीं हुआ है ना। 5 साल आगे के लिए ये काम करेंगे, जो होगा वो नहीं, कोई नहीं होगा। क्या उम्मीद है आपको? इसको पूरी उम्मीद है हमको, इनकी काम करेगी, ये काम करते हैं। क्या तरक्की की राह पर 5 सालों में नजर आया है, या फिर जैसी बदहाल स्थिति पहले थी अभी भी वैसी है? पिछले 5 साल में तो जी यही जो लोगों को डरा धमका कर रखा है, किसी पे 307 के पर्चे दर्ज कराए हैं, किसी पे भेदभावना से काम किया है। और अब आगे भाई साहब अर्जुन भाई साहब जीतेंगे तो काम रानी हल्का तक के जाएगा। क्या चाहते हैं आप इनसे? ये मिलनसार आदमी है जी, और युवा पीढ़ी के लिए कुछ करके दिखाएंगे। कोई कॉलेज है, जैसे कोई नौकरी है, वो देंगे जी। कुछ भी बदलाव नहीं हुआ क्या 5 सालों में? क्योंकि दावे तो बहुत कर रहे हैं। रणजीत सिंह चौटाला 5 सालों तक यहाँ पर रहे हैं, उन्होंने कहा है हमने विकास किया है। यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है विकास? ये जो विकास के काम तो हर सरकार के अंदर ही होते हैं, जो सेंट्रल सरकार से हैं, चाहे एमपी कोटे से आते हैं, विधायक कोटे से आते हैं, वो तो होते ही हैं। बाकी के जो चौधरी साहब से उम्मीद थी, क्योंकि ये चौटाला परिवार से ही थे और लोगों को पिछले साल इनसे उम्मीद बनी थी भाई ये कुछ करेंगे, क्योंकि ये चौटाला साहब के भाई हैं, चौधरी देवीलाल के वंशज है। पर लोगों को आस पर ये खरे नहीं उतरे, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। एक युवा भी हमारे साथ मौजूद है। युवा पीढ़ी होने के नाते युवा नेता से आपकी क्या उम्मीद? पहले तो ये है जी, हमारे मंत्री जी कहते हैं हम रानिया को पेरिस बनाएंगे। आप भी रानिया देख शहर में घूम के होंगे, आपको लगा भी कोई रानिया में कोई ऐसा विकास हो जिससे वो पेरिस का मुकाबला कर सकता है। और मैं युवा नेता से तो यही उम्मीद है कि अब हमारे युवा खेलों को, जो नशे हमारी रानी की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसको वो खत्म करेंगे और युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सारी उम्मीदें उनसे ही हैं जी हमें। सिरसा की सड़कों का बुरा हाल है। कुछ सड़कें 20-20 साल हो गए बनाए हुए, आज तक रिपेयर नहीं हुई। उन सड़कों का क्या हाल होगा? अगर छोटे से गांव से फतेहपुरिया मेमदपुरिया के, इनसे क्या उम्मीद है आपको? यही पूछ रहे हैं नहीं, इन सड़कों का क्या होगा आगे? मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, बात काम की नहीं होती, बात काम करने वाले की क्षमता की होती है। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि आपने अनाउंस कर दिया, क्योंकि जी ठेकेदार हो चाहे वो टेंडर हो, अगर आप कहीं पर नज़र ना रखें,
अब आप पत्रकार साथी हैं, अगर आपके ऊपर बॉस ना हो तो फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी मनमर्जी से करेंगे। कोई भी जॉब हो, कोई भी चीज़ हो, भाई ओवरसाइट तो ज़रूरी है ना, सुपरविजन तो ज़रूरी है। वो सुपरविजन की आज कमी सारे प्रदेश के अंदर दिख रही है। जहाँ किसानी की बात हुई, एमएसपी की बात हुई, तो यही वो कारण है। आज मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक आंकड़ा आपके सामने और रखूँगा। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, नरमे का भाव मंडी के अंदर 6,400 रुपये प्रति क्विंटल था। उस समय चुगाई की जो कीमत होया करती थी वो मात्र 3 से 4 रुपये होती थी, यानी जो खर्चा लगता था चुगाई का 300 रुपये के आसपास से लेके 400 रुपये प्रति क्विंटल का होता था। अब इस बात को 20 साल हो गए, इन्फ्लेशन जोड़ो, कॉस्टिंग जोड़ो, सीड्स की कॉस्ट जोड़ो, आपकी खाद की कॉस्ट जोड़ो, ये सारी कॉस्ट जोड़ने के बाद जो खर्चा है वो 2 गुना बढ़ चुका है। और चुगाई का भी जो खर्चा है वो आज 20 रुपये तक पहुँच चुका है। लेकिन आज कीमत क्या है? मात्र 7,200 रुपये। 20 साल में क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि इतनी इन्फ्लेशन सारे देश में आई, तो क्या उसके अंदर रेट के अंदर बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए थी? कांग्रेस ने जो 10 साल में किसानों के साथ किया है वो सभी सारी जनता के सामने है जी। नशे हमारी रानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। सिरसा की सड़कों का बुरा हाल है।